प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र में लेसन 4 का अध्ययन कराना है, जिसका नाम जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले हैं। आप सभी लोगों को जाति के बारे में अध्ययन करना है, धर्म के बारे में अध्ययन करना है और लैंगिक के बारे में अध्ययन करना है। स्त्री और पुरुष, इन सब के मसले आज हमारे भारतवर्ष में विस्तृत पैमाने में फैल रहे हैं। आप वैदिक काल में जाएं तो वैदिक काल में जात जैसी व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल में वर्णाश्रम था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 3 आश्रमों को देखते हुए, वर्णों को देखते हुए वैदिक काल में किसी भी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं थी। ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो सकता था, शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता था। ये व्यवस्था थी। जो वेदों का अध्ययन करते थे, पठन और पाठन का कार्य करते थे, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जो देश की रक्षा का कार्य करता था, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यापार का कार्य करता था, उसे वैश्य कहा जाता था। और जो इन तीनों वर्णों की सेवा करता था, उसे शूद्र कहा जाता था। कहने का तात्पर्य है कि आज आधुनिक युग में जाति जैसी समस्याएं भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं। मेरा मानना है कि इसे दूर किया जाए। आपस में जो वैमनस्यता उत्पन्न है, उसे समाप्त किया जाए और भारतीय संस्कृति को अपनाया जाए पुनः। जब तक हम भारतीय संस्कृति को पुनः नहीं अपनाते हैं, तब तक जात जैसी अव्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती। आज भी ऐसी बात नहीं है। उन ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है, उन क्षत्रियों को सम्मान मिलता है, उन वैश्यों को सम्मान मिलता है, उन शूद्रों को सम्मान मिलता है, जो वैदिक परंपरा के आधार पर आज चल रहे हैं। तो हमें और आप सभी लोगों को वैदिक परंपरा को अपनाना चाहिए। आप अपने वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करें, उसमें कहीं पर जाति जैसी व्यवस्था का वर्णन नहीं। तो आज हम आप सभी लोगों को ले चलते हैं जात, धर्म एवं लैंगिक मसले पर, जिसमें जात, धर्म और लिंग आधारित सामाजिक मतभेदों से समाज में असमानता व विभाजन का रूप दिखाई देता है। लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक असमानता श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है, जो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होती है। लेकिन राजनीति के अध्ययन में इस असमानता को महत्व नहीं दिया जाता है। लैंगिक असमानता महिला और पुरुष की जैविक बनावट नहीं,
बल्कि इन दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़ छवियों एवं सामाजिक भूमिकाएं हैं। निजी और सार्वजनिक श्रम का विभाजन, लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है, जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान भूमिकाएं निर्धारित करता है। श्रम का लैंगिक विभाजन अधिकांश परिवारों में दिखाई देता है तथा समाज के बाहर के सार्वजनिक जीवन में पुरुषों का अधिकार होता है। दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि महिलाएं बाहर का कार्य नहीं करती हैं। महिलाएं खेतों में, कार्यालयों में प्रत्येक स्थान पर कार्य करती हैं। वे घरेलू श्रम के रूप में भी कार्य करती हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। निजी और सार्वजनिक विभाजन का परिणाम, श्रम विभाजन का परिणाम यह है कि सार्वजनिक जीवन में अधिकांश रूप से महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है। कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में समानता के उद्देश्य से आंदोलन किया, जिसे नारीवादी आंदोलन कहा गया। इन नारीवादी आंदोलनों ने महिलाओं को समानता, समान मताधिकार, शैक्षिक एवं भविष्य में उचित अवसरों में वृद्धि की। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत उच्च है। भारत में महिलाओं की स्थिति, भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति अब भी पुरुषों से पीछे है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन 1 घंटा अधिक कार्य करती है, लेकिन उन्हें घर पर कार्य करने के लिए भुगतान नहीं दिया जाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने की बात कही गई है। इसके पश्चात भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। देश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, जो कम हैं, क्योंकि भारत के अनेक हिस्सों में माता पिता लड़कों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, शोषण और हिंसा सामान्य है। हाल के वर्षों में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ी है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भारत की संसद में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार वर्ष 2009 में 10% के ऊपर गई थी। वर्ष 2000 में राज्यों की विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों
की संख्या 5% से भी कम थी। आज वर्तमान में महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में संख्या बढ़ रही। भारत में स्थानीय सरकार निकायों जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसके फलस्वरूप अब ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या है। मार्च 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया, किंतु निम्न सदन लोकसभा ने इसे पास होने नहीं दिया। धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति, धार्मिक विभाजन, लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन विश्व में धार्मिक विरोधाभास अत्यधिक व्यापक है। भारत सहित अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन हमेशा राजनीति के क्षेत्र को अभिव्यक्त करता है। गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म और राजनीति या राजनीति और धर्म का अर्थ हिंदू या इस्लाम से ना होकर नैतिक मूल्यों से था। मानवाधिकार समूहों की मांग है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। महिला आंदोलन की मांग है कि सरकार को सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को बदलना चाहिए जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव रखते हैं। एक धार्मिक समुदाय के रूप में सभी अपनी आवश्यकताओं, रुचियों एवं मांगों को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। राजनीतिक कार्य तब तक गलत नहीं हो सकते जब तक कोई प्रत्येक धर्म को समान रूप से देखते हैं। सांप्रदायिकता यह एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष समुदाय अन्य समुदायों की लागत पर अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। सांप्रदायिक राजनीति में धर्म का प्रयोग करने का यह तरीका सांप्रदायिक राजनीति है। सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। सांप्रदायिकता इस धारणा को जन्म देती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते। राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप में सांप्रदायिकता की सबसे सामान्य अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के विषय में बनी हुई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। धर्म के आधार पर राजनीतिक गठबंधन भी सांप्रदायिकता का एक रूप है। एक धर्म के अनुयायियों को एक साथ राजनीतिक
दायरे में लाने के लिए पवित्र चिन्हों, धार्मिक गुरुओं, भावात्मक अपील आदि का प्रयोग किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यह एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई आधारित धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को धार्मिक समानता और समान दर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान निर्माता सांप्रदायिकता की चुनौती से अवगत थे, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के मॉडल को अपनाया। धर्मनिरपेक्ष राज्य के मॉडल को अपनाया और इसी के साथ भारतीय राज्यों के लिए कोई आधारिक धर्म नहीं है। सभी व्यक्तियों एवं समुदायों में किसी भी धर्म का प्रचार करने, अभ्यास करने तथा किसी भी धर्म का विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है। जाति की असमानताएं, जिसके बारे में अभी हम आप सभी लोगों को बता रहे थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक काल में सबसे श्रेष्ठ थी, उसी के आधार पर आज हमारा भारतीय समाज में रहने वाले लोग वैदिक सभ्यता को अगर विद्वत रूप से अपना लें तो वैमनस्यता जैसी समस्याएं भारत में समाप्त हो जाएगी और जाति की असमानताएं भी समाप्त हो जाएंगी। भारत का सामाजिक ढांचा जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति व्यवस्था में वंशानुगत और व्यवहारिक विभाजन को परंपरा द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस प्रणाली में एक ही जाति समूह के सभी सदस्य एक सामाजिक समुदाय के रूप में रहते हैं। किसी को भी अन्य रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाने की अनुमति नहीं थी। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। अस्पृश्यता ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ पिछड़ी एवं निम्न जाति के लोगों को निर्वाचित लोगों या अछूतों के रूप में माना जाता है। उन्हें उच्च जातियों के साथ मिलने की अनुमति नहीं है। जाति असमानता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अस्पृश्यता है अर्थात छुआछूत है। ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर, राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान विद्वानों ने अपनी पत्र और पत्रिकाओं को लिख करके समाज में अस्पृश्यता को दूर करने का कार्य किया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में यहाँ तक लिख दिया कि भारत में या विश्व में रहने वाली सभी जातियाँ एक जैसे हैं। सभी ग्रंथों का वो अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, वो वेदों का अध्ययन कर सकता है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, स्कंदों का अध्ययन कर सकता है, महाकाव्यों का अध्ययन कर सकता है, बशर्ते उसमें रुचि होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, अपने धर्म से उसे प्रेम होना चाहिए, अपने राष्ट्र से उसे प्रेम होना चाहिए कि हमारे देश में सबसे पहले किस संस्कृति का उद्भव हुआ है, किस भाषा का उद्भव हुआ है। संस्कृत भाषा कोई आसान भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा किसी के द्वारा प्रतिपादित भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा देववाणी है, देवताओं के द्वारा निकली हुई वाणी है, शंकर जी के डमरू के द्वारा निकली हुई वाणी है, जिसे महेश्वर सूत्र कहा जाता है। महेश्वर सूत्र के नाम से आज प्रसिद्ध
आप सभी किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, आप वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये रुचि होनी चाहिए, आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस परंपरा को अपनाया है। अगर उस परंपरा के अंतर्गत उन्हें परेशानी हुई है, आज वर्तमान में वो परेशानी नहीं है। जो बीता उसे बीत जाने दीजिए, आने वाले कल के बारे में सोचें, तब अस्पृश्यता जैसी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, छुआछूत जैसी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए इन महान विद्वानों ने अनेक कार्य किए समाज सुधार के लिए। छुआछूत जैसी भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने, अनेक विद्वानों ने, और समाज में जाति असमानता को समाप्त करने की वकालत की तथा काम भी किया। जातिवाद के पुराने विचार समाप्त करना, आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यवहारिक गतिशीलता और गांवों में जमींदारों की स्थिति को कमजोर करके जात वर्ग से संबंधित पुराने विचारों को समाप्त करना है। भारत के संविधान ने किसी भी जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगा दी तथा जाति व्यवस्था के अन्याय को दूर करने के लिए नीतियों की नींव रखी। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। वर्ष 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय की संख्या मामूली से घटी, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों की संख्या का अनुपात बढ़ा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति 16.6% हैं और अनुसूचित जनजातियां देश की आबादी का 8.6% हैं। अनुसूचित जातियों को आमतौर पर दलितों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है। राजनीति में जाति सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। राजनीति में जाति के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूप हैं, जो निम्न प्रकार से। नकारात्मक पहलू, उम्मीदवारों का चयन करते समय पार्टियां मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखती हैं। राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को उचित स्थान दिया जाए। दलों के लिए प्रचार करते समय राजनीतिक नेता अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को विशेष स्थान देते हैं। सकारात्मक पहलू, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक व्यक्ति के एक मत की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने के लिए सक्रिय हों। देश में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। प्रत्येक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जाति और एक से अधिक समुदाय के लोगों का विश्वास जीतने की आवश्यकता होती है। सत्तारूढ़ दल
और मौजूदा सांसद या विधायक अक्सर हमारे देश में चुनाव हारते हैं। यदि जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसी तरह जातिगत असमानता, आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। जाति समूहों की औसत आर्थिक स्थिति मासिक खपत, व्यय और मापदंडों द्वारा मापी जाती है। अभी भी पुराने पदानुक्रम का अनुसरण करती है। प्रत्येक जाति में कुछ गरीब सदस्य हैं। आनुपातिक रूप में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुपात में निम्न जातियों के लोग बहुत अधिक हैं तथा उच्च जातियों के लोगों की संख्या कम है। जाति में राजनीति, जाति और राजनीति के मध्य सिर्फ एक समान संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में लाकर जाति व्यवस्था एवं जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। प्रिय बच्चों, आज का वादन यहीं तक रहा। इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण वादन रह गए हैं, जिसे कल आप सभी लोगों को शेष बचा हुआ वादन प्रस्तुत करूंगा। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि जितने भी लेसन हमने पढ़ाए हैं और उन पाठों के प्रश्नों के उत्तर आपको प्रेषित किए हैं, उम्मीद है कि आप सभी लोग उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे और आशा है कि आपको याद भी कर रहे होंगे। यही माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को मन लगाने के लिए उत्साहित करें माँ सरस्वती। और आप लोगों से निवेदन है कि कार्य करते रहें, याद करते रहें। जय हिंद।